गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स सीए इंटर, रिवीजन कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हेलो हेलो, क्या है यार? हेलो हेलो हेलो, आ रही है ना आवाज़? ये फुल होने के बाद हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स रिवीजन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। आप लोग आपकी प्रैक्टिस शीट के इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर आ जाओ। ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें किसी एक असेसी के पास मल्टीपल हाउसेस होते हैं, वो सारे के सारे हाउसेस ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो सारे के सारे हाउसेस ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उनको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, कौन सा डीम लेट आउट माने। क्योंकि रूल ये है कि किसी भी सिर्फ दो हाउसेस को ही हम क्या मान सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और उसकी एनएवी नील ले सकते हैं। उसके बाद के जितने भी हैं उनको हमें डीम लेट आउट मानना पड़ेगा। Illustration number 11. X owns 5 houses. These houses are used by him for his residential purpose. These houses are not let out during any part of the previous year 23-24. No other benefit is derived from these houses. The following information is noted from the records of X. Municipal value, fair rent, whichever is higher, but subject to maximum of standard rent. साइड में लिख दो एक्सपेक्टेड रेंट, उन्होंने खुद ने कैलकुलेट करके दे रखा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एक्स, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय एक्स मतलब माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू परचेज प्रॉपर्टीज, डेट ऑफ बोरोइंग टिल इन ऑल केसेस इज आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अंडरलाइन कर लो, 1 अप्रैल 1999 के बाद है, मतलब 2 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल हो सकती है। एक कंडीशन तो पूरी हो गई। Interest on capital borrowed to finance repair, renewal or reconstruction of house properties. Repair, renewal और reconstruction सब कुछ ही दे दिया। सर रिकंस्ट्रक्शन के लिए मिलता है 2 लाख, रिपेयर और रिन्यूअल के लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर बताया नहीं कि कौन सा रिपेयर है कौन सा रिन्यूअल है तो सबका सब अपन रिकंस्ट्रक्शन मान लेंगे, ठीक है। बिजनेस इनकम ऑफ एक्स इज 32 लाख, अभी कोई मतलब की नहीं है। ही इज एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन ऑफ 2,40,000 अंडर सेक्शन 80C एंड 80D, अभी कोई मतलब का नहीं है। कंप्यूट नेट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। इसको है ना, जो लास्ट वाला डेटा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू फाइनेंस रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आगे लिख दो रेस्पेक्टिवली। आगे लिख दो आप रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जो ए वाला है, हाउस 1 है, हाउस 1 जो है उसका जो 2,10,000 है वो रिपेयर है, लिख दो उसके ऊपर रिपेयर। और 7,89,000 जो है वो है रिन्यूअल और 14 लाख जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो जनरली 5 मकान है तो 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत लॉन्गर मेथड से जो समझना आसान है और एक शॉर्टकट से जो करना आसान है। लेकिन मैं दोनों ही समझा के शॉर्टकट का लॉजिक आपको बता दूंगा, तो आप शॉर्टकट से ही करना। और अब ये टाइम आ गया है कि आप करोगे तो भूलोगे नहीं। देखो कोई से भी 2 हाउस हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेने में फ़ायदा है कि नुकसान है? फ़ायदा है ना, क्योंकि एनएवी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। एनएवी नील आ जाएगी तो एक तरफ तो फ़ायदा है, दूसरी तरफ नुकसान भी तो है। सर नुकसान क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 लाख ही होगा। अगर मैंने उसको लेट आउट मान लिया होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई लिमिट नहीं थी,
कोई लिमिट नहीं थी और मान लो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उस इंटरेस्ट की वजह से ही क्या आ रहा हो, लॉस आ रहा हो। तो सर किसको माने किसको ना माने? तो इसके लिए हम तो क्या चाहेंगे कि हमारा जो टैक्स हो वो क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। तो एक जो लॉन्गर मेथड होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि सर अपन ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन जब 2-3 मकान हो तब ऑप्शन लेना फीजिबल रहता है कि ऑप्शन 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं, थर्ड वाले को लेट आउट मान लेते हैं, सॉल्व कर लो। ऑप्शन 2 1 वाले को लेट आउट मान के 2 और 3 को क्या मान लेते हैं अपन, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉल्व कर लो। ऑप्शन 3 के सेकंड वाले को अपन क्या मान लेते हैं, लेट आउट, और फर्स्ट और थर्ड वाले को क्या मान लेते हैं, डीप सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉल्व कर लो। तो सर इसमें तो 3 मकान थे तो ही हमें 3 बार सॉल्व करने पड़े, 5 मकान है तो 5 बार और ज़्यादा बार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितनी बार बैठ जाएगा। तो फिर क्या करें? तो सर हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका, शॉर्टकट वाला, बहुत सिंपल, कि एक बार तो सबको क्या कर लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। एक बार क्या कर लो, सबको डीम लेट आउट मान लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, डीम लेट आउट मान लिया, और अब एक छोटा सा जजमेंट करना है जो अपन ये दोनों चीज़ें सॉल्व करने के बात करते हैं। आ जाओ, डेटा आप लोग बोलते जाना। हाउस 1 2 3 4 और 5। मैं आपको रियल सिचुएशन बताऊं कि जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो कन्फ्यूजन किस में होती है? सर पहले क्या सॉल्व करें, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करें कि पहले डीम लेट आउट मान के सॉल्व करें? और फिर इसमें जो थर्ड स्टेप है उसमें से ए में से बी माइनस करना होता है। तो अब प्रॉब्लम यही होती है कि ए वाला कौन सा है और बी वाला कौन सा है। तो अब मेरी बात याद रखना, आप क्या जज करना चाहते हो? नहीं, ऑप्शंस में जज क्या करना चाहते हो? किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, जज क्या करना चाहते हैं? कौन से हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड, यही चूज करना चाहते हैं ना। मल्टीपल हाउसेज में से मुझे 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रखने हैं, तो मैं क्या चाहता हूं जज करना कि सर किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। तो पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला सॉल्व होगा, ठीक है, पहले सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करो, उसके बाद क्या करना, आप लेट आउट मान के सॉल्व करो। और नेक्स्ट स्टेप थर्ड, ए माइनस बी। स्टेप थर्ड क्या रहेगा, ए माइनस बी। क्लियर? बोर्ड कवर नहीं हो रहा? गर्मी लग नहीं रही, फिर भी मेरे पास रिमोट नहीं है, ले आ तू, चालू कर देंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो सर एनएवी क्या लेनी है अपन को, नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। और इंपॉर्टेंट सर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके ऊपर क्या है, लिमिट। तो पहला, सारे ही मकान वैसे तो कौन सा है, 1999 के बाद क्या है, और क्या होना चाहिए सर, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी भी घर की कोई डेट नहीं दे रखी कब लोन लिया और कब कंप्लीट हुआ, तो मान लेंगे 5 साल में कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, ओके। पहला वाला मकान तो रिपेयर वाला था, रिपेयर वाला है तो लिमिट कितनी होगी, 30,000। दो उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,10,000, पर अलाउड कितना है, 30,000। देन सेकेंड वाला जो हाउस है उसका जो इंटरेस्ट है वो रिन्यूअल के लिए, तो उसके लिए भी कितना है, 30,000। तो इसमें ट्विस्ट है, इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़ो। उन्होंने 2 तरीके के इंटरेस्ट दे रखे हैं, एक तो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का और एक कंस्ट्रक्शन रिन्यूअल करने का, तो एक दोनों का मिला के होना चाहिए, ओके। ये वाला जो लोन है रिन्यूअल वाला वो कितना है, 789, उसके लोन की लिमिट तो कितनी हो जाएगी, 30,000। दोनों की मिला के 30,000 नहीं होगी, हर लोन का अलग अलग क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा ना कि लोन किसने लिया आपने। तो ये लोन 789 वाला लोन लिया है मैंने रिन्यूअल के लिए, तो इसकी लिमिट कितनी होगी, 30। और जो एक्विजिशन के लिए है लैंड, वो तो पूरा मिलेगा ना, अप टू 2 लाख, तो 30 ये और 11 वो, टोटल कितना हो गया, 41 हो गया। तो इसके लिए अलाउड कितना होगा, 41,000। थर्ड कंस्ट्रक्शन के लिए, सर कंस्ट्रक्शन के लिए है तो कंस्ट्रक्शन वाला लोन ही कितना है, 14 लाख का इंटरेस्ट है, तो अलाउड कितना होगा, पूरा का पूरा 2 लाख। समझ में आ रहा है सबको,
फिर फोर्थ और फिफ्थ, इसमें सर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व तो कुछ भी नहीं है पर एक्विजिशन के लिए है। तो फोर्थ वाला है 2 लाख, लिमिट भी कितनी है 2 लाख, फिफ्थ वाला है 230 पर लिमिट कितनी है 2 लाख, तो 2 लाख और 2 लाख। तो ये सिंपल वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। -30,000 -41,000 -2 लाख -2 लाख -2 लाख। अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो मुझे इतना इतना क्या हो रहा है लॉस होगा। नेक्स्ट सर अगर लेट आउट मानूं तो क्या होगा, लेट आउट मानूं तो पूरा पूरा 4 साल करना पड़ेगा। उन्होंने हमें एक्सपेक्टेड रेंट तो क्या डायरेक्टली कह रखा है कि ये एक्सपेक्टेड रेंट है। ओके बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना कितना है, पहले वाले का तो 12 लाख, सेकंड वाले का क्या बात है, चलो 12,70,000 पूरा बोल देती। 27,60,000 चलो कौन सा स्कूल है, 4,90,000 स्कूल का बढ़िया। एक चीज है जिसको 12 साल ठीक है 15,90,000 डन। इसके बाद सर एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम देखते हैं एक्चुअल रेंट, जो तो होगा ही नहीं ना, ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो यही क्या बन गया मेरे लिए जीएवी। जीएवी में से माइनस करते हैं अपन म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस एक्स ने ही पे किए हैं तो माइनस हो सकते हैं। चल चालू बोल कितना, एक चीज है जिसको 12 साल नली में डालो फिर बाहर निकालो, उसी दी होगी ही नहीं। ठीक है चालू बोल अगला अमाउंट। अरे बाप 1,90,000 then 30,000 okay 1,20,000 ओके ये हो गया। इसके बाद आएगा हमारा NAV 11,60,000 11,50,000 ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार। 25,70,000 4,60,000 14,70,000 NAV के बाद माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 3,48,000 3,45,000 7,71,000 38,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई लिमिट नहीं है बेटा, कोई लिमिट नहीं है तो दोनों इंटरेस्ट प्लस कर देना। हाउस वन का तो आएगा 2,10,000 और इधर कितना आ रहा है 7 लाख 8 लाख रुपीज आ रहा है टोटल, सही है। ओके इधर कितना है 15,70,000 फिर 2 लाख ओके फिर 30,000 ओके माइनस करो कितना 6,02,000 पॉजिटिव के नेगेटिव पॉजिटिव। अगला बस ओके नेक्स्ट 2,29,000 फिर 1,22,000 उसके बाद 7,99,000 कंप्लीट। पहला स्टेप हमने याद रखा कि पहले क्या सॉल्व करना है फिर क्या सॉल्व करना है। तो हम चूज कर रहे थे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पहले सॉल्व करेंगे, डीप लेटर बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है इसके बाद हमें याद रखना है जो भूल जाता है, अब आप भूलना नहीं, बोल रहा हूँ बच्चे भूल जाते हैं तो अक्सर हाँ यही बोलना है, बच्चे भूल जाते हैं। आप याद रखना कि a माइनस भी होगा कि a प्लस भी होगा। जनरल टेंडेंसी सर a माइनस बी ही होता है ना, जब भी अपन दो स्टेटमेंट निकालते हैं तो a माइनस बी ही तो करता है हमेशा।
अब किसी को ये जनरल टेंडेंसी ना हो वो प्लस करने बैठ जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हमें है ना लॉस को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? लॉस को मैक्सिमाइज करना है। आप a प्लस बी करो कि a माइनस बी करो, फिगर बड़ा आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप a प्लस बी करते हो तो देख लो 5,72,000 है, और a माइनस बी करोगे तो ये भी माइनस में है, ये तो माइनस में ही होगा, और इनको अगर आप क्या करोगे माइनस करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना, तो 6,32,000 होगा, ठीक है? तो अब हमारा थर्ड स्टेप है a माइनस बी, तो ये है 6,32,000 नेगेटिव, ये है 46,000 नेगेटिव, ये है 4,29,000 नेगेटिव, ये है हमारा 3,22,000 नेगेटिव, और ये है हमारा 9,99,000 नेगेटिव। लॉजिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट वाले हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो एक तो मेरा 30,000 का लॉस आएगा, और दूसरा अगर मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानता तो मेरा क्या आता है 6,02,000 की इनकम आती, तो वो भी नहीं आएगी ना। तो इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने से मेरा टोटल फायदा कितने का हो गया? 6,32,000 का। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, इस तरीके से याद रखोगे तो आप गलती नहीं करोगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। अगर मैं सेकंड वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूँ तो एक तो 41,000 का लॉस आएगा, प्लस वो 5,000 की जो इनकम है वो इनकम नहीं मानी जाएगी, मतलब टोटल फायदा कितने का हो गया? 46 का हो गया। तो अब आपको फायदा 6,32 में करवाना है या 46 में करवाना है? 6,32 में करवाना है, तो इन 5 फिगर्स में से जो सबसे ज्यादा बड़ी वाली फिगर है उसको मैं क्या मान लूंगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूंगा। हाँ, इन पांचों में से जो सबसे ज्यादा वाली फिगर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड। सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 9,99,000, मतलब सर एक तो चूज किया मैंने, ये रहेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। देन सब फिर 6,32 है तो ये क्या रहेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेंगे उसको तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली टेबल में से उठा लो, और जो लेट आउट रहेंगे उनको लेट आउट की टेबल में से उठा लो। अब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में दोनों मिला के भी 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो 2,30,000 थोड़ी होगा, 2 लाख ही होगा। तो 1 2 3 प्लस करो, उसमें से 2 लाख रुपीज क्या कर दो? माइनस कर दो। वन लाख 1,56,000, 1 लाख, अच्छा 2 लाख माइनस हो गया ना। करेक्ट है 1,56,000। और कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो? 14 ये सेम है क्या? 41 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन देखो आप पहले, क्वेश्चन में 2 अलग अलग इंटरेस्ट दे रखे, एक तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का और उसको कंस्ट्रक्शन करने का। तो भाई जो लिमिट होती है 30,000 और 2 लाख, वो तो लोन के अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, कि लोन 99 के बाद लिया हो, लोन आपने कंस्ट्रक्शन उसके लिए लिया हो, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गया हो, ठीक है? तो जो सेकंड वाला लोन है जो मैंने कंस्ट्रक्शन रिन्यूअल के लिए लिया है उसका 789 आ रहा है, और वो तो रिन्यूअल के लिए है तो उसकी कंडीशन तीनों पूरी हो गई, तो उसका कितना होगा? 30,000। और ऊपर वाले लोन का उसकी तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो उसका तो 11,000 पूरा अलाउड होगा, और टोटल अप टू द लिमिट 2 लाख तक अलाउड होता है, तो 30 + 11 41 इसलिए अलाउड कर लिया। हाँ तो होता है ना, तो क्या चीज? दोनों को अलग अलग देखा, एक तो प्रॉपर्टी वाले को और एक रिन्यूअल वाले को, तो जैसे टोटल 2 लाख ही तो वही असेसिंग दूसरी बात है। हाँ तो नहीं होगा ना, 2 लाख ही तो लिया हमने, 2 लाख से तो कम ही है ना 41,000। रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो 2 लाख ले लिया ना बेटा। रिपेयर और रिन्यूअल 30,000, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन 2 लाख। मतलब रिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों लगे। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। जब मैं इंडिविजुअल हाउस दे रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल खाली ये चेक करूंगा कि यहाँ इस हाउस के लिए अभी में 30,000 अलाउड है, 2 लाख अलाउड है, 30,000 अलाउड है, 2 लाख अलाउड है, ठीक है?
इस वाले हाउस में 41 इसलिए लिया कि इसके 2 लोन थे, तो दोनों लोन का मिला के तो 2 लाख हो सकता है, लेकिन जिस लोन में रेस्ट्रिक्शन होगा 30,000 है, अगले लोन का तो है ही 11,000, तो 30 + 11 41 ले लिया। क्लियर है? ओके, बोलिए। अगर 11,000 की बजाय 171 होता तो सर 171 पूरा अलाउड है और यहाँ पे 30 अलाउड है, टोटल मिला के कितना हो गया? 2,01 हो गया, तो 2 लाख ही लेते हैं अपन। उससे पहले वाले सब में हो तो रहा है ऐसा, देखो ना, थर्ड वाले में ऐसा ही तो हो रहा है, 170 है और 14 है, तो सर वो इधर पहले वाले का तो 170 पूरा अलाउड है और सेकंड वाले का भी 2 लाख अलाउड है, तो 370 हो गया, पर मैक्सिमम कितना मिलेगा? 2 लाख। तो मैंने कैलकुलेशन 2 लाख से ही करी, ठीक है। और कोई डाउट आपको पूरी प्रैक्टिस शीट में? मैंने आपसे कहा था कि आप प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चंस फॉर्मली अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे और उसमें जो जो चीज़ डिफिकल्टी वाली है, जो नहीं है, आपको पहली बार में समझ में नहीं आई, उसको आप सेपरेट पेन से हाईलाइट करोगे। ऐसा किस किस ने कर रखा है? फॉर्मली किस किस ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं टेबल वेबल बना के? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये डिफरेंस है बेटा। अब आपके पास टाइम नहीं है सारी चीजें करने के लिए, आप प्लीज जेरोक्स करवा लो। प्रैक्टिस शीट किसी काम की नहीं है अगर उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है तो बेकार है, वो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगी अगर आपके पास सोल्यूशन है ही नहीं। तो प्लीज जिसकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी हो उससे लो, जैसे आप लोग बाद में आए हो तब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत टाइम नहीं है, तो आप इसकी जिसके भी आपको हैंडराइटिंग साफ सुथरी दिखे उसकी नोटबुक लो, जेरोक्स कराओ और प्रैक्टिस शीट और उस जेरोक्स को आप कंपेयर करते जाओ। जब तक सोल्यूशन नहीं है प्रैक्टिस शीट बेकार है आपके लिए, किसी मतलब की ही नहीं है, ठीक है। कुछ पूछना हो आपको तो पूछते हैं, नहीं तो फिर अपन अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। खत्म करें 15 वाले का आंसर? तूने मेरा 14 वाला भी तो पूछा, 14 वाला हो गया, 15 वाले का बोल मेरे को, स्टार्टिंग बोल, स्टार्टिंग बोल 15 वाली। x55 इसमें क्या चाहिए भाई तेरे को? क्या हाउस प्रॉपर्टी का आंसर दूं कि टोटल आंसर दूं? टोटल टैक्सेबल इनकम 12,23,720। हाउस 1 का कितना आ रहा है तेरा? हाउस 1 और 2 का मुझे दिख रहा है 25,400। हाउस 1 का बेटा 21,570 है और हाउस 2 जो है ना वो तो लॉस है 5454। इसमें शायद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही है जो है, डेज में कैलकुलेशन है। हाउस 2 और हाउस 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या? हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी एनएवी ले ले, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तू लिख ले, वही लॉस है। हाउस 2 का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है 5454 और हाउस 4 का कैलकुलेशन है 7399। हाँ कोई बात नहीं, 5 रुपये का फर्क चलेगा। 7399 है बुक, आपका 9495 आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस प्रॉपर्टी के हेड से इनकम आ रही है 8717, क्योंकि पहले हाउस में प्रॉफिट है बाकी दोनों में लॉस है। 8717 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं तो आप लोग होमवर्क सुनो, जिन लोगों ने ये नोटबुक बना रखी है वो आपको हमने इसके सॉल्यूशन वाली शीट दे रखी है, नहीं है तो मैं आज दोबारा से उसको टैग करवा दूंगा, दोबारा डलवा दूंगा। आप लोग क्या करो, अपने सॉल्यूशन को उससे मैच कर लो, ये आपको होमवर्क। जब आप मैच करने जाओगे तो जहाँ जहाँ अटको सिर्फ ये मतलब प्रूफ रीडिंग नहीं करनी पड़ती, जहाँ जहाँ आपका मैच नहीं हो रहा ना बस वही क्वेश्चन रीड करो, उन्हीं का सॉल्यूशन समझो और फिर कंपेयर करो। जो मैच नहीं हो रहा वो, जो मैच हो रहा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये स्टेप कर लेते हो तो आपका ये हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
और क्या बताऊं मैं तेरे को, लिख लिए तूने फाइनल आंसर्स को, लिख ले पहले। हाउस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम है 8717, ठीक है। इसमें 2,40,000 का डिडक्शन है, तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो है 12,23,720, 12,23,720। फिर इसमें टैक्स वैक्स भी कैलकुलेट कर रखा है, उधर तक अपन को नहीं जाना, ठीक है। खत्म करो मैं इस टॉपिक को, कुछ पूछना है आप लोगों को। टोटल टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस माइनस करने के बाद, एटीसी से एटीयू माइनस करने के बाद जो आती है वो 12,23,720। कोई टॉपिक आपको दोबारा समझना हो हाउस प्रॉपर्टी में? नहीं? इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था 54 लाख वाला, इसमें ढूंढना एक 54 लाख वाला क्वेश्चन शीट दे दो बेटा मेरे को। हाँ 19 वाला। X owns, मैं अब सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, X owns a 10-story commercial complex in Mumbai. It has 60 shops and offices. For the previous year 23-24, rent is 44 lakh on accrual basis. Total कितना है? 44 lakh है। Fair rent is 34,70,000. X pays 20% of municipal taxes imposed by BMC, Brihan Mumbai Municipal Corporation, while the balance 80% is paid by tenant. Total municipal tax imposed at a rate of 14% by BMC for the previous year amounts to 5,46,000. तो उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट दे रखा है, म्यूनिसिपल टैक्स की परसेंटेज दे रखी है, रिवर्स कैलकुलेशन करके अपन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन निकाल देंगे। फॉर द प्रीवियस ईयर X gives the following information: amount charged annually from the tenants and which is included in the rent of 44 lakh rupees. Maintenance of lift including depreciation, water supply, maintenance of swimming pool, lighting of stairs, extension of water connection including depreciation, fire insurance premium. टोटल कितना हो गया? 4,40,000। तो ये दिखती बात है कि जो 44 लाख है वो कंपोजिट रेंट है। सर कंपोजिट रेंट किसको बोलते हैं? जिसमें बिल्डिंग प्रॉपर्टी के सिवा दूसरी फैसिलिटीज का भी रेंट इंक्लूडेड होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर का रेंट आता है, अदर फैसिलिटीज का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता। तो अगर आप उस अदर फैसिलिटीज के रेंट को मेन रेंट से अलग कर सकते हो, तो ये जो फैसिलिटीज वाला रेंट है ये तो कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में, और जो बिल्डिंग का बचेगा वो कहाँ रह जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये ब्रेकअप गिवन नहीं है, कौन सा ब्रेकअप? जो इसने अभी दिया कि अदर फैसिलिटीज में कितना है? 4,40,000। सिर्फ ये बात लिखी हुई होती कि बिल्डिंग विद अदर फैसिलिटीज इज 44 लाख, सिर्फ ये दो वर्ड लिखे होते विद अदर फैसिलिटीज, और कोई ब्रेकअप नहीं दे रहा, तो ये बन जाता कंपोजिट रेंट, और कंपोजिट रेंट पूरा चला जाता है अदर सोर्सेज, ठीक है। और अदर सोर्सेज में पीएनएल वाले रूल लग जाते हैं, वहाँ कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वहाँ तो पीएनएल बन जाता है कि सर ये रेंट आया, ये मेरा अलग अलग चीज़ों में इतना खर्चा हुआ, डायरेक्टली रिलेटेबल होना चाहिए, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो इनकम आई वही अदर सोर्सेज की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में तो पूरी अप्रोच ही डिफरेंट हो जाती है, चीज़ें कंपेयर होने लग जाती है, हायर लोअर हायर, कुछ अलाउड है कुछ नहीं है, कुछ कैश बेसिस पे है कुछ ड्यू बेसिस पे है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, कैश हो ड्यू हो सब अलाउड है वहाँ पर, ठीक है। ओके, अब सर इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि जो एनुअल रेंट मेरा 44 लाख है उसमें से 10% क्या है मेरा? 4,40,000 क्या है? फैसिलिटीज़ का। तो दिखती सी बात है 10% है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ये तो हर कोई जान लेता है कि 44 लाख में से 4,40,000 माइनस करना है, कितना आएगा? 3960। ये तो आम जिंदगी हर कोई कर लेगा। जो आपको याद रखना है वो क्या
कि वैकेंसी पीरियड रेंट और अनरियलाइज रेंट में भी फिर ये 10% का पोर्शन आपको हटाना रहेगा। समझेंगे नहीं? पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर उसमें समझाता हूँ। एक्सपेंसेस इनकर, सर हमें तो ये 4,40,000 से ही मतलब नहीं है, तो हमें ये 4,87,000 से भी मतलब नहीं है। आउट ऑफ द मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर स्विमिंग पूल पेमेंट ऑफ 32,000 इज मेड बाय बेयरर चेक। सर अदर सोर्सेज का पार्ट है, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। सर अदर सोर्सेज भी अब तो पढ़ लिया, तो फिर ये अलाउड होगा कि नहीं होता? नहीं होता सर, 10,000 से ज़्यादा कैश में अलाउड नहीं होता, तो 32,000 अलाउड ही नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इज 2,60,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, तो पूरा अलाउड है, तो क्योंकि लेट आउट है। तो out of the outstanding loan of 25 lakh, X has repaid 90,000 on March 31, 2024 and wants to claim deduction in respect of the repayment under section 80C. मिलेगा क्या? 80C में मिलेगा क्या? प्रिंसिपल ऑन होम लोन, हाँ बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लेते हो तो वो अलाउड है, लेट आउट वाले के लिए थोड़ी अलाउड है। 80C पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए मिलता है, तो आपने अपना पर्सनल हाउस कंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रिंसिपल पे किया है तो वो 80C में मिलेगा, कमर्शियल थोड़ी मिलेगा, ठीक है? तो नहीं मिलेगा। देन unrealized rent, defaulting tenant has not vacated nor steps have been taken to vacate the property, तो अलाउड ही नहीं होगा फिर तो, ना तो हमने खाली करवाया, ना खाली करवाने के लिए कोई स्टेप्स लिए, तो ये अलाउड नहीं होगा। सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर सुपरवाइजिंग मेंटेनेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द रिकवरी ऑफ रेंट इज 60,000, तो सर ये भी खर्चा अलाउड नहीं है, लेकिन इसका 10% अलाउड होगा अदर सोर्सेज में, 10% अदर सोर्सेज में अलाउड होगा, 90% तो यहाँ अलाउड होगा ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही जाता है ना अपन को सारे खर्चे कवर करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंशिका देखो समझ में आ रहा है पक्का? तुम दोनों हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम क्यों देते हैं? सारे छोटे मोटे खर्चों को कवर करने के लिए। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में कोई सा भी खर्चा अलाउड नहीं है, कोई सा भी खर्चा अलाउड नहीं, तो मैनेजर की सैलरी अलाउड नहीं है। मैनेजर की सैलरी के लिए मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ, 60,000 टोटल हम उसको पे कर रहे हैं। ये जो 60,000 हम पे कर रहे हैं, ये दो चीज के लिए पे कर रहे हैं ना, एक तो बिल्डिंग के लिए 39,60,000 और एक फैसिलिटीज के लिए, तो 90:10 का रेशियो है कि नहीं? तो 60,000 का भी 90:10 का रेशियो करेंगे। यहाँ 6,000 या 54,000 अलाउड नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही है, वहां तो 6,000 अलाउड होगा ना, समझेंगे नहीं? ओके, नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं करवा दूं क्वेश्चन। वन फ्लैट ऑफ अ रेंटल वैल्यू ऑफ 10,000 रिमेन्स वैकेंट ड्यूरिंग द ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2024। कमीने लोग 6 महीने 1 जनवरी से तो कितने हुए? 3 महीने ही तो हुए, जनवरी फरवरी मार्च, क्या हुआ? फिर मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था मैंने, तो लिखो भाई, लिखो ये वाला पॉइंट लिखो आप लोग। वन फ्लैट of rental value of rupees 10,000 remain vacant for a period of 6 months, commencing from 1st January 2024, अब इस लाइन को पढ़ो। वो कह रहा है कि एक सर फ्लैट है जिसकी रेंटल वैल्यू 10,000 है, कमीने लोग हैं जानबूझ के आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज यूज कर रखी है, 6 महीने के लिए वैकेंट है, 6 महीने पढ़ते हैं तो हम तो 60,000 कर देंगे, और वो 6 महीने वैकेंट चालू कहाँ से हो रहा है? 1 जनवरी से, तो हमारे सामने तो कितने हैं? 3 महीने कितना हो गया? 30,000 वैकेंसी पीरियड एंड 30,000 ले लोगे तो वो 10% फैसिलिटीज वाला भी तो माइनस करना पड़ेगा ना,
तो 30,000 का 10%, 3,000 माइनस करेंगे कितने बचे? 27,000। तो वैकेंसी पीरियड रेंट कितना माना जाएगा? 27,000। The above properties outside the jurisdiction of rent control act, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा। Determine the net income of X for the student year 24-25 on the assumption that he gets the interest on debentures of 3 lakh during the previous year 23-24. Ignore 115 BAC pertaining the alternate tax regime. ठीक है, 115 BAC आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन जल्दी से कैलकुलेट करो तो बेटा। 14% कर दिया था आप लोगों ने, हाँ। 5,46,000 का डिवाइड बाय 14%, 39 है। फेयर एंड शायद गिवन है डायरेक्टली आपको, कितना? 34,70,000, विच एवर इज हायर, 39 लाख। फिर स्टैंडर्ड रेंट। अब ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग सुन लेना, रेंट कंट्रोल एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड रेंट को अपन जीरो ले लें। अगर जीरो ले लेंगे तो विचेवर लोअर जीरो लेना पड़ जाएगा, इसलिए अपन यहाँ लेते हैं नॉट एप्लीकेबल। और फिर विचेवर इज लोअर कितना लेंगे अपन? 39 लाख लेंगे। इसके बाद लेते हैं अपन एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट 12 महीने का लेते हैं। इनर कॉलम में कितना निकल के आया था? 39,60,000। इसमें से माइनस करते हैं अपन अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट तो कुछ बना ही नहीं था ना, क्योंकि उसने शर्तें पूरी नहीं करी थी, है ना। फिर माइनस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट, वो भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि कितना पोर्शन वो खुद यूज कर रहा है, ऐसा कुछ। तो 39,60,000, विच एवर इज हायर, 39,60,000। अब माइनस होगा वैकेंसी पीरियड रेंट। अभी तो कैलकुलेट किया अपन ने 27,000, 3 महीने का 30,000, 10% फैसिलिटीज का हटा के 27, कितना बचा? 39,33,000। फिर माइनस करेंगे अपन ये GAV, म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस के लिए बोला है कि जो मकान मालिक है वो 20% पे करता है, तो 5,46,000 का 20% कितना हुआ? 1,09,200 माइनस करो NAV, 38,800, ये आ गया NAV। फिर माइनस करेंगे अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? 11,47,140। अरे यार, इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बोला उसने? 2,60,000 डायरेक्टली ही बोला है उसने, है ना। तो 2,60,000, दोनों चीजें माइनस करो, बताओ कितना हुआ? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 16,660। अब बात करते हैं अपन अदर सोर्सेज की। तो अदर सोर्सेज में करवा दूं ना कैलकुलेट? अदर सोर्सेज भी पहली बार में नहीं किया होगा अपन लोगों ने। $24, $16, $660 तो मैच हो गया। अदर सोर्सेज, वो जो 10% अपन ने अलग कर दिया था उसका देख लेते हैं। इनकम कितनी थी मेरी? 4,40,000, और इस 4,40,000 में से खर्चा कितना था मेरा? 4,87,000। अभी लेकिन इसमें 4,87,000 में मनमान आपके एडजस्टमेंट होंगे, वो एडजस्टमेंट मैं प्लस माइनस करके लिख देता हूँ। पहला पॉइंट तो उन्होंने बोला 32,000 हमने बियरर चेक से पे किया, वो अलाउड नहीं है, तो वो प्लस हो जाएगा। फिर वापस से ये माइनस इसमें इंक्लूडेड है ना, तो वो प्लस हो जाएगा 32,000 बियरर चेक। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इंटरेस्ट का तो मतलब है नहीं, हाँ अनरियलाइज रेंट 40,000 है,
तो बेटा जो अनरियलाइज रेंट रूल 4 की कंडीशन उसने हाउस प्रॉपर्टी में पूरी नहीं करी। अदर सोर्सेज में ऐसा कोई कंडीशन थोड़ी है, अनरियलाइज्ड है मतलब नहीं मिला है तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 40,000 अनरियलाइज्ड है तो फैसिलिटीज तो 10% है ना उसमें, तो 10% मतलब 4,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट फिर सर उसने हमने जो 27,000 की कैलकुलेशन यहाँ करी तो 3,000 इसके भी तो बनते हैं उसमें। 10,000 रुपये महीना था, 3 महीने के 30,000 थे, तो 10% अपन ने अलग किया था ना कि ये तो फैसिलिटीज़ का है, तो यहाँ माइनस होगा ना वैकेंसी पीरियड। ओके, फिर वो मैनेजर्स की सैलरी थी 60,000 थी, तो इधर कितना बिलोंग करता है, मैनेजर्स सैलरी माइनस 6,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, करो प्लस माइनस कितना आया, माइनस 27,000, माइनस 28,000, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से हो गया आपका लॉस। करेक्ट है। फिर इन्होंने लास्ट में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मिलता है आपको कितना, 3 लाख। तो यही अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3 लाख। टोटल करो बेटा कितना हुआ तीनों का, 1 2 3, 26,88,660, 26,88,200 ठीक है। ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शंस उन्होंने कुछ दिया क्या अपन को? नहीं दिया ना। बात हो गई ना कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे था, वो जो प्रिंसिपल का पेमेंट हो रहा है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का है, एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल होता तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाता। तो यहाँ पे एटीसी 0। अब लेंगे अपन टोटल टैक्सेबल इनकम, वो भी 26,88,660। इनकम टैक्स तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे ना। हाँ, 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, 5 लाख के अंदर अंदर नहीं है 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, 50 लाख से ऊपर नहीं है सरचार्ज भी नहीं लगेगा, बस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। कंप्लीट राउंड ऑफ कर देंगे। अंशिका कुछ समझ में आ रहा है? पक्का सब आ रहा है दोनों को? सबको सब समझ में आ रहा है? बाय टाटा सी।